Hello everyone and welcome to Oil Expert. This is a geography class and we have already started the third chapter. That one is water resources. Water is essential for our life. We all know. हम इसे बहुत excessive use कर रहे हैं to fulfill या to satisfy our demand. But अगर excessive use करते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी substance use करते हैं तो वो extinction पे चला जाता है. We all know this one also. So we should conserve our special this one essential resource. रिन्यूएबल रिसोर्स जरूर है बट अगर क्योंकि ये बहुत ही एक्सेसिव में है 2/3 पोर्शन है हमारे अर्थ का बट हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है. उसको हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना. कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं. इंडिया की बात करें, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और जिसके थ्रू हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कुछ लिमिट्स कर सकते हैं, कुछ मैनेज कर सकते हैं कि हम आगे के लिए भी बचा के रख सकते हैं. फाइन. तो वी कैन गोइंग टू नो अबाउट दीज थिंग्स कि आखिर ये है क्या चीज़. मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स सुना होगा आपने. आप आई थिंक सो. एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक रिवर है, किसी भी एरिया की रिवर है, एक रिवर पे उसको उस पे जो प्रोजेक्ट जो तैयार किया उसे मल्टीपर्पसली यूज किया जा रहा है. कैसे किया जा रहा है, क्या है स्कीम्स, कौन कौन सी हैं, कुछ रिवर्स के आपने एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में. सबको हम कवर नहीं कर सकते हैं, ओके, बट कुछ का हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में जो कहते हैं ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया को कवर करते हैं, कौन कौन से एरिया से ये यूटिलाइज हो जाते हैं. ओके, बट हाउ एंड डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर. कहा तो जाता है बहुत आराम से कि हाँ वाटर कंजर्व करना चाहिए, बहुत ही प्रेशियस चीज़ है तो बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए. कैसे कर पाएंगे हम? इज इट पॉसिबल फॉर अस कि कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्स को अच्छे से यूज़ भी करें, प्रॉपर यूज़ भी करें, अपनी डिमांड भी फुलफिल करें और आगे के लिए बचा के रखें. इज इट पॉसिबल फॉर अस? देखते हैं. Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, rivers, reservoirs और lakes, embankments and canals for irrigation. क्यों? क्योंकि हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. तो सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि हम अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं तो प्रेजेंट में ये सिनेरियो है कि इंडिया एग्रीकल्चर लैंड है. नहीं, पहले भी था. तो पहले के जो एंशियंट जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उन्होंने भी अपने, क्योंकि इरिगेशन प्रीवियसली भी क्या था, इंडिया की जो एग्रीकल्चर था वो किस पे डिपेंड था? मानसून पे ही डिपेंडेंट था. मानसून पे ही डिपेंड था मीन्स कि हमें इरिगेशन की फैसिलिटी साइड में रखनी है. अगर मानसून फेल हो जाता है, अच्छा नहीं आता है, सफिशिएंट नहीं है, तो हमें इरिगेशन के थ्रू ही अपने क्रॉप का कल्टीवेशन करना है. तो इसके लिए पहले भी जो किंग थे, जो रूलर्स थे, उन लोग ने भी बहुत से ऐसे फैसिलिटीज दी थी फॉर इरिगेशन की. कैसे दी थी? उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था डैम्स का, रिजर्वॉयर का एंड लेक्स का. किस लिए? क्योंकि इरिगेशन के लिए यही फैसिलिटीज कैनाल्स के थ्रू ही अपने फील्ड तक की इरिगेशन पॉसिबल थी. तो ये सिर्फ डैम्स जो आजकल हम सुनते हैं, डैम्स का करेक्ट जो इंडिया के जो डैम्स हैं कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है. Continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. अब ये क्या है? डैम्स का पहले कुछ ही रिवर्स पे था, जो मेजर रिवर्स थी वो नहीं बनता था, बट अब क्या है, ये अब मैक्सिमम रिवर्स पे ये डैम्स बनने लगी है और इसको इन डैम्स का मल्टीपर्पसली यूज किया जा रहा है. ठीक है. अब दिस वन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया. पहले हम एंशिएंट में देख लेते हैं, फिर प्रेजेंट में आपके. फाइन. In the 1st century BC, Shingaverapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water to the river Ganga. ये आपका फर्स्ट वन अगर देख लें तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलाहाबाद में. तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन हो रहा है, प्रीवियसली भी ऐसे होता था. During the time of Chandragupta Maurya, ये सब पहले की बातें हैं. आप हिस्ट्री पढ़ें, ये सारे जो किंग्स के नाम लिए जा रहे हैं वो सब पहले के हैं, आज के नहीं, प्रेजेंट टाइम में नहीं है.
डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो इस टाइम पे भी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम्स का, लेक्स का और इरिगेशन सिस्टम का बहुत ही अच्छे से प्रॉपर यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि कल्टिवेशन हमें बढ़ाना था, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in कालिंगा, यानी कि उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, वहां पे भी था। नागार्जुना कोंडा यानी आंध्र प्रदेश। हम साउथ के चले गए, अभी हम कहाँ थे? अभी हम नॉर्थ में थे, अब हम साउथ में चले गए। साउथ में चले गए, बैनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सब में भी क्या है? प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी थी। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. अब यहाँ पे आ जाइए, भोपाल, भोपाल लेक के नाम से आता, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम था। तो ये सब क्या है? ये सब भी इसी पर्पज से यूज किया गया था, इरिगेशन के पर्पज से ही इनका स्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया था। In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish for supplying water to Shri Fort area। यानी कि हर एरा में ही डैम्स का, लेक्स का, रिजर्वायर्स का सबका कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो आज भी प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं, प्रेजेंट भी पॉसिबल। और आगे क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी बहुत बनाई, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, हर एरिया में आपको दिखाई देता है। बट प्रीवियसली भी एंशियंट टाइम से भी हम देखते चले हैं, BC से देखते चले आ रहे हैं, अब 2021 पे कंटिन्यूसली इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। You can see a picture of Hirakund Dam here. Water dam, but actual में डैम्स होता क्या है? ये डैम जो दिखाया गया है, ये है क्या? इसका यूज क्या है? पहले ये देख लेते हैं। A dam is a barrier across flowing water that obstruct, direct or retards the flow, often creating a reservoir। एक डैम बनाया जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये वाटर का फ्लो है, यानी कि ये रिवर है, इस पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। किसके लिए? वाटर की जो डैम हो, जो वाटर जो आ रहा है, रिवर का जो वाटर है, उसको रिजर्व भी कर रहा है, ठीक है, और साथ में जो रेनफॉल होती है उसका वाटर भी यहाँ रिजर्व हो रहा है। और इसको गाइडलाइन भी मिल रही है कि किस चैनल पे जाना है, इस वाटर को फिर आगे से आपको कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, तो ये भी आपको चैनलाइज कर देता है डैम के थ्रू। रिजर्व हो रहा है, ठीक है, चैनलाइज कर रहा है वाटर, कहाँ कहाँ इसका फ्लो जाएगा, किस किस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, कितने चैनल्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डैम के थ्रू ही होता है। ये आपका दिस इज द वर्क। और यहीं पे डैम पे ही क्या करा जा रहा है? अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो क्या है? ये कितने पर्पस से यूज हो रहा है? कौन कौन सा पर्पस है आपका डैम का? अगर हम डैम देखते हैं तो द फर्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, क्योंकि अगर बहुत फ्लो में वाटर आ रहा है, डैम है, फ्लो में वाटर आ रहा है, जब कब आएगा? फ्लड के टाइम पे आएगा, फ्लो में वाटर आएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये डैम। कंस्ट्रक्शन जो बना है आपका ये कर रहा है ना, बहुत तेज। जब फ्लड के टाइम पे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, जो रिवर में एक्सेसिव यानी एक्स्ट्रा वाटर का इनफ्लो हो जाता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको एक लिमिट देता है कि आगे नहीं जाना है। और साथ में क्या, ये रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है, इसमें कलेक्शन हो रहा है। और साथ में क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी इससे ही सप्लाई हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो ये क्या, डैम का वर्क है। क्लियर हो रहा है? आई थिंक सो, सीन क्लियर हो। डैम के आखिर यूज ही क्या, हम बार बार डैम यूज कर रहे हैं, एंशियंट टाइम से बनता चला आ रहा है, क्यों बन रहा है इतना ज्यादा, क्या यूज है? क्लियर है? वाटर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। कुछ कुछ सीन क्लियर होगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में भी आएगा कि कैसे इसका कंजर्व हो, कैसे मैनेज हो। क्यों? क्योंकि ये चैनलाइज कर रहा है वाटर का फ्लो साथ में। क्लियर हो ना? वाटर का पहले रिजर्व कर लिया, एक जगह पूरा कलेक्शन हो गया डैम के थ्रू, अब वो जहां जहां जाए चैनल्स बन गए, इस एरिया में, इस एरिया में, इसमें चैनल्स बन गए, उस चैनल्स के थ्रू जहां जिस एरिया में इसको, जिस एरिया में वाटर की स्कार्सिटी है, वहां पे इस एरिया में वाटर की सप्लाई नहीं है तो उस एरिया में उसका फ्लो कर दिया, चैनलाइज कर दिया। एक अगर रिवर है, प्लेन रिवर अगर यहाँ से बह रही है,
सिंपल है, वो अपने फ्लो, उनका जो फ्लो होगा वो अपने रूट पे चलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अरे गेटिंग, ये वाटर है, ये वाटर रिवर है, ये अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। बट अगर यहाँ पे डैम बन गया, ये डैम का करेक्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर इसको चैनलाइज कर दिया, अब ये तो जाएगी, अगर डायरेक्ट जाना है तो उसको आगे निकलती चली जाएगी। बट अगर यहाँ डैम बन गया तो यहाँ पे रिजर्व हो गया वाटर, ठीक है, और साथ में चैनलाइज हो गया। अब इसी वाटर को, इसी रिवर के वाटर को अलग अलग चैनल्स के थ्रू हर एरिया में आप भेज सकते हैं। आपने वन इसको भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, ये एक रिवर एक ही फ्लो में चली जाती, एक ही एरिया से आगे बढ़ती चली जाती, तो उसी एरिया में इरिगेशन पॉसिबल होता। बट चैनलाइज करने की वजह से क्या हुआ, ये भी एरिया आपका इरिगेशन मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर सप्लाई मिल जाएगी, चाहे इरिगेशन पर्पज से हो चाहे डोमेस्टिक पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। आ रहा है ना, ये इतना हो गया, ये क्लियर है कि अगर चैनलाइज कर दिया तो इसका कितना यूज बढ़ जाता है सेम रिवर का ही। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा, तो जिन जिन एरिया में इसकी सप्लाई जाएगी वहां पे भी वो लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो यूज तो कर ही रहे हैं, डायरेक्ट यूज भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी हम वाटर की यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। क्लियर। और जब बारिश नहीं होती है, बहुत ज्यादा ड्राउट का प्रोन एरियाज हो जाते हैं, तब ये जो रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व है, एज अ रिजर्वर यूज कर रहे हैं, तो यही पानी जो स्टोर किया हुआ होता है, चाहे रेनफॉल का हो चाहे रन अवे का हो, यानी कि रिवर का हो, ये यहाँ पे डैम के थ्रू यहाँ पे रिजर्वर में रिजर्व है, तो ये चैनल्स के थ्रू एरिया में चला जाता है, पहुंच जाता है। तो क्या स्कार्सिटी की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है। फाइन। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture field. The same thing is written here in your text, what I've said to you. Today, dams are built not just for irrigation, but for electricity. क्यों? Indirectly हम क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, हाइड्रो मीन्स वाटर सप्लाई से मिलती है, जो वाटर डैम्स पे थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। Water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. ये सब क्या है, हमारे डैम के वर्क हैं। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन वाटर सप्लाई, देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, डोमेस्टिक भी अलग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी अलग कर सकते हैं। एंड फ्लड कंट्रोल हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर फ्लड के टाइम पे क्या एक्सेसिव वाटर आ जाता है ना रिवर में, तो ये इसकी वजह से, डैम की वजह से कंट्रोल होता है रिवर का चैनल। देन रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन को भी कभी जो है ना ज्यादा यूज कर सकते हैं हम इनलैंड नेविगेशन को। एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स की यूज किया जाता है। हैंस डैम्स आर नाउ referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded water are integrated with one another. इसीलिए क्योंकि एक ही डैम का क्या है, अलग अलग चीजों में, अलग अलग एरिया में यूज किया जाता है, दैट वाई इट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि दिस वन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि इसका यूज हर काफ़ी फील्ड्स में होता है, सिर्फ डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज से नहीं होता, सिर्फ इरिगेशन में ही नहीं होता है, हर जगह इसका यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन, द भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin irrigates conservation of water with flood control. So क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए। भाखड़ा नागल में क्या होता है, सतलज ब्यास पे जो भाखड़ा नागल का प्रोजेक्ट बना है उसमें क्या है, वो हाइडल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन के लिए। यानी कि अगर हम यहाँ लिख लें, जो प्रोजेक्ट है वो है आपका हाइडल प्रोडक्शन के लिए, हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए एंड इरिगेशन। दैट्स वाई इस एरिया में क्रॉप का कल्टीवेशन भी ज्यादा होता है देन इरिगेशन पर्पज से। इरिगेशन के लिए से फैसिलिटी मिल रही है, दैट्स मीन यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, क्रॉप का ज्यादा होगा। ये कहाँ का है, ये भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट का है। The second one example is given here, महानदी पे बना है हीराकुंड, एंड आई थिंक हीराकुंड का यहाँ पे आपको एक
पिक्चर भी दी गई है। हीराकुंड प्रोजेक्ट पे है। इसमें आपका है कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। कंजर्वेशन तो किया गया, साथ में इरिगेशन तो हो ही गई, फ्लड कंट्रोल भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इरिगेशन ऑब्वियसली अगर आप डैम बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो इरिगेशन तो पॉसिबल हो ही है। फाइन। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach। जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने हैं, पहले जो बने थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, आपने देखा ना एंशियंट टाइम से बीसी से चला आ रहा है डैम्स, हर एम्पायर ने अपने अपने रूलिंग टाइम पे बनाए थे, थ्रू आउट इंडिया बने थे, बट वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती गई और डेवलप कर रहे हैं तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनने लगे हैं उन्हीं डैम्स पे। ठीक है, अब जो डैम्स बन रहे हैं उनका उसको हर फील्ड में, इरिगेशन में भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पज से भी कर रहे हैं, साथ में आपके इंडस्ट्रीज के लिए भी है, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, फिश की ब्रीडिंग के लिए भी, सब चीज में यूज किया जा रहा है। राइट, और फ्लड कंट्रोल तो हो ही जा रहा है। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought to as the vehicle that will lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। क्लियर है ना कि जैसी आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की, जैसे हमने ब्रिटिश रूल से हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया तो हमें डेवलपमेंट चाहिए था, हर फील्ड में चाहिए था, तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया था बिकॉज क्योंकि हम हर फील्ड में इन्हीं की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वगैरह चलने लगे, तो इसकी वजह से क्या हमारा हर फील्ड में इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने लगी, तो हमारे हर फील्ड में डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड दिखा हमको। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम दैट्स वर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मल्टीपर्पसली यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने क्या कहा है डैम को, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ अ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये एक बेस बन रहा था हमारे बहुत सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम थी उससे भी, क्योंकि फ्लड का आ जा रहा है तो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी पॉपुलेशन ही हमारी कंट्री सफर करेगी उससे भी कंट्रोल हो रहा है, ड्रॉट प्रोन एरिया उससे भी उनको राहत मिले, क्यों, क्योंकि हम रिजर्वोयर की तरह यूज कर रहे हैं। अगर सूखा पड़ रहा है तो हमारे पास रिजर्व है ऑलरेडी वाटर का, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए अलग यूज कर ही रहे हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए एज अ टेम्पल फॉर अ मॉडर्न इंडिया इन्होंने प्रोक्लेम किया था, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द रीजन बीइंग दैट इट विल इंटीग्रेट development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। The same thing is written here। क्यों, क्योंकि अगर ये डेवलप कर रहा है, ये अच्छे से यूज हो रहा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहे, जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, हमारा अर्बन जो सिटीज हैं वो ग्रोथ करेगा, विलेज की, क्योंकि विलेज में क्या है एग्रीकल्चर लैंड, उनको भी उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी मिल रही मीन्स लाइवलीहुड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अच्छे से जीविका मिल रही है। In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons। अब क्या recent years में बहुत ज़्यादा जो multi-purpose projects हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, उनको against लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in the rockier stream beds and poorer habitats for the rivers aquatic life। अब आजकल क्यों उसको लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं डैम्स वगैरह के, क्योंकि बहुत आवाजें उठने लगी, क्योंकि अगर डैम्स बनता है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें क्या सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर वाटर आके वहीं पे रिजर्व हो तो उसका लेवल बेड लेवल बढ़ने लग रहा है। अब वहां पे एक्वेटिक जो लाइफ है वो अफेक्टेड हो रही है। इसकी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, ये चीजें हमारे एरियाज के लिए प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए आवाजें उठने लगी हैं। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for swimming. The reservoirs that
are created on the floodplains, also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्वेटिक तो प्रॉब्लम आ ही रही है, अब वहां पे फ्लोरा फौना दोनों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चैनलाइज कर दे रहे हैं जो इसका नेचुरल जो है, जो नेचुरल फ्लो है उसको ही हम कंट्रोल करना चाहें। अगर किसी भी नेचुरल को करते हैं तो ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम आती है, ये नेचुरल थिंग है कि अगर नेचुरल जो फेनोमेना है उसमें अगर हम अब इंटरफेयर करेंगे तो उसमें हमारे इम्बैलेंसेस दिखने लगते हैं। तो लोगों ने बात उठाई कि नहीं, ये हमारे इकोसिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सही से। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेहरी डैम आंदोलन। ये आपने सुना होगा, नर्मदा डैम आंदोलन एंड टेहरी डैम आंदोलन, ये इसी के अगेंस्ट उठाया गया है, क्योंकि इसकी वजह से जो मल्टीपर्पस है, क्योंकि हम हर क्या कर रहे हैं, हम उसका भी हर रिवर्स पे बनाना शुरू कर दिया, तो जो नेचुरल फ्लो है उसको भी हम एम्बार्क कर रहे हैं। Resistance to these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local communities. Local people often had to give up their land, livelihood, and merge access and control over resources for the greater good of the nation. अब क्या है, जो डैम्स बनते हैं, ऑब्वियस बात है कुछ लोगों के जो उस एरिया में आते हैं, जिनके पास लैंड्स होते हैं, वो उनसे ऑक्यूपाई किया जाता है, उनसे ले करके, तो क्या इसका इफेक्ट भी जो वहाँ के लोकल पब्लिक है उस पे पड़ रहा है, उनके सेटलमेंट एरिया पे पड़ रहा है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको दूसरी जगह पे जगह प्लेस दी जाती रहने के लिए, सेटल होने के लिए, तो वो उनकी अपनी जो लैंड होती है वो देना पड़ता गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उस एरिया में, डैम के एरिया में या प्रोजेक्ट के एरिया में आ रहे हैं। So if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefited? अगर लोकल पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर लोकल पीपल को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या उनका जो प्रॉपर जो उनका जो सेटलमेंट एरिया उनको डिस्प्लेस करके कहीं और कहा जा रहा है सेटल होने के लिए, और वहां का फौना भी उन पे भी उसमें भी इम्बैलेंसेस आ रहा है, तो मैक्सिमम जो इफेक्ट पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? वहाँ के जो प्रॉपर जो लोग रहते हैं, जो लोकल लोग हैं उन्हीं के। तो ये जो डैम्स जो ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, फिर किसके बेनिफिशियल के लिए? हम कहते हैं ना हमारे लिए किया जाता है, उनके लिए ही नहीं, जो वहां रहने वाले हैं, तो बाहर के लोगों के लिए तो कोई नहीं बेनिफिशियल होगा, ये होना तो उन्हीं के लिए चाहिए। Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers, क्योंकि किसका हो रहा है? जो लैंड ओनर, जो बड़े वाले हैं, जो बड़े जमींदार हैं, उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहां से उनको सप्लाई मिलती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए, ठीक है, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं जहां पे उनको उनकी सप्लाई मिलती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए तो ये डैम्स, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बट जो लोकल पब्लिक है वहां की, वो सफर कर रही है एक्चुअली। Take the case of the landless in a village. Does he really gain from such a project? अब आपके लिए भी एक काम है, अगर आप सोचें उस एरिया में अगर जाते हैं कि जिस जहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लगे हैं, तो वहाँ के लोकल लोग से, वहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनसे बात करके आपको एक्चुअल में सीन पता चलेगा कि वो इस चीज से बेनिफिशियल हैं कि नहीं और हैप्पी हैं कि नहीं। क्योंकि जो अर्बन एरियाज, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज एरियाज हैं, वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके लिए यह मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बेनिफिशियल है। बट जो वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं, जहाँ पे डैम्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने हैं, उनके लिए है या नहीं? डू यू नो दैट सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात? पता है आपको? गुजरात रिवर पे नर्मदा, जो गुजरात में जो नर्मदा रिवर है उस पे बना है सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट बना है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, कवरिंग 4 स्टेट, क्योंकि ये 4 स्टेट को कवर करता है। सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में के जो नर्मदा रिवर है उस पे बना है, बट ये 4 स्टेट को कवर करता है। कौन कौन से स्टेट हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, दिस वन नर्मदा रिवर पे बना है। कहाँ कौन कौन से स्टेट को कवर करता है? गुजरात को तो करेगा ऑब्वियसली, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये चारों 4 जो आपके स्टेट्स हैं उनको कवर करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेफ नर्मदा, ये इसका नाम है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो एक्टिविटीस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्हीं ने रेस करी ही आवाज, क्योंकि ये 4 स्टेट को तो कवर कर रहा है, बट वहाँ के लोकल लेवल पे वहाँ के लोग जो हैं इसके अगेंस्ट है। क्यों है? मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
नर्मदा बचाओ NGOs का that mobilize tribal people, farmers, environmentalists and human rights activities. ये क्या, ये लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व? नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो वहां के ट्राइबल जो पीपल्स हैं, जो ट्राइबल जो लोग हैं वो हैं, फार्मर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और साथ में ह्यूमन राइट एक्टिविटिस्ट हैं। ये सब इन्वॉल्व हुए, ये एक एनजीओ बनाया उन्होंने, उसका नाम रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। ये नॉन गवर्नमेंट है, ये लोग इन्वॉल्व हैं और इन्होंने किसके अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। इस पे जो बनी है, प्रोजेक्ट बना है, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। क्यों उठाई है? इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। क्यों किया है इन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज उठाए हैं। कैसे उठाए हैं? रिलेटेड टू द ट्रीज दैट विल बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम। क्योंकि जब डैम बना था तो बहुत से ऐसे ट्रीज थे, क्योंकि पूरा एरिया कवर किया था, ट्रीज जो फॉरेस्ट का एरिया था वो भी इसमें अंडर आया था। तो जितने भी जो ट्री का एरिया था वो सब ट्रीज क्या सबमर्ज हो गए वाटर में, डैम में। क्योंकि क्यों? डैम क्या है? रिजर्वॉयर बनाया गया है, तो उसमें क्या सबमर्ज हो गए। Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the austees, to get full rehabilitation facilities from the government. Recently, इन्होंने फिर से आवाज क्यों उठाई है? क्योंकि जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि उनका एरिया ऑक्यूपाइड किया था गवर्नमेंट ने कि यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, उनको डिस्प्लेस किया गया था, उनके रिहेबिलिटेशन अभी तक की नहीं प्रॉपर उनको मिला है, यानी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था उनको नहीं मिला है। दैट्स व्हाई उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। कौन कौन है? ट्राइबल पीपल्स हैं, फार्मर्स हैं, आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आपके जो ह्यूमन राइट के एक्टिविटीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इनमें। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग विल नॉट बी इन वेन। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाता तो लोगों ने दिए ही क्यों एग्री हो गए। अगर ना एग्री होते तो गवर्नमेंट उस पर प्रोजेक्ट एरिया में ना बनाती, ना कंस्ट्रक्ट करती डैम। बट उस टाइम इन लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे थे तो ठीक है, थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, फिर हमें डिस्प्लेस करके कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट हमारा करा दिया जाएगा। तो इसलिए वो एग्री हो गए थे उस टाइम पे। फाइन। Accepting the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. क्योंकि उनसे कहा गया था कि इसके बदले में आपको क्या सेटलमेंट दिया जाएगा, या तो फिर आपको फील्ड दी जाएंगे जहाँ पे आपको आराम से, क्योंकि जब अगर डैम बन जाएगा तो इरिगेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो आपका जो कल्टीवेशन है उसमें भी उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें उनको लग रही थी कि थोड़े दिन की हमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ भी रही थी चलो हम सफर कर लेंगे, हम आगे अच्छा दिख रहा है। So often the reservoirs of Rehan told us that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation. क्योंकि रेहन जो बांध बना है, रेहन का जो डैम बना, उस पर भी ऐसे ही लोगों ने कहा कि हम अपने क्या कर रहे हैं, हम जो इतना सफर कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने नेशन की बात कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। But now after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? 30 years ऑलरेडी बीत चुके हैं उनके, बट स्टिल दे आर इन द सेम सिचुएशन। और उनको ये अब लगने लगा है कि वी आर द ओनली वन जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, और किसी को नहीं समझ में आ रहा और किसी को दिख नहीं रहा है कि हम प्रॉब्लम में हैं और हमें जो प्रॉमिस किए गए थे वो हमारी जो नीड थी हमारे कम से कम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो प्रॉमिस किए गए थे वो पूरे किए जाए। इरिगेशन हैज ऑलवेज change the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crops। क्योंकि एग्रीकल्चर के इरिगेशन के थ्रू क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपना इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो भी इसी की वजह से होती है। कमर्शियल जो क्रॉपिंग होती है जो हम अपने यूज में करते हैं, फिर हम कमर्शियली जो क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए भी हमें इरिगेशन यानी कि वाटर रिसोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। This has great ecological consequences like salinization of the soil। क्योंकि अगर हम इरिगेशन के लिए अक्यूमुलेट करते हैं वाटर तो ऑब्वियस बात है वहां पे सैलिनिटी बढ़ती जाती है। सैलिनिटी अगर बढ़ रही है तो वो सॉइल के लिए क्या है, हार्मफुल है। क्योंकि सॉइल में अगर सॉइल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो वो फर्टाइल सॉइल नहीं रह जाता है, वहां उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। At the same time, it has transformed the
social landscape, that is increasing the social gap between the richer landowners and the landless poorer. क्या है कि जितने भी जो गैप है सोसाइटी में रिच एंड पुअर का वो और बढ़ता जा रहा है। जो लैंड ओनर्स हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो पुअर कैटेगरी है उसका कैटेगरी वो और नीचे, ग्रेड उनका और नीचे होता जा रहा है। उनकी जो इकोनॉमिक जो कहते हैं जो अर्निंग है वो और कम होती जा रही है। लैंड ओनर्स की बढ़ती जा रही है और पुअर की और कम होती जा रही है। तो ये गैप दोनों के बीच में क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. क्योंकि डैम का क्या है, डैम बना है मल्टीपर्पज है बट क्या है, हर फील्ड के लोग अपने मैक्सिमम उसका यूज करना चाहते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो वाटर का सप्लाई है वो उनके एरिया के लिए हो। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में ऑक्यूपाइड हैं, जो फार्मर्स हैं उनको क्या इरिगेशन के लिए चाहिए पानी, तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है फ्लो वो जाए इरिगेशन के लिए जाए। तो क्या हर एक की डिमांड उसी एक डैम पर ही या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर ही निर्भर करती है, यानी कि कहते हैं ना ज्यादा डिमांड एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है उसी प्रोजेक्ट्स पर। Sabarmati in Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas. अब जो गुजरात का साबरमती बेसिन है वहाँ पर फार्मर्स क्योंकि उनको चाहिए था इरिगेशन के लिए, बट वाटर सप्लाई किसके लिए, अर्बन एरियाज की जो डिमांड थी उनको फुलफिल करने के लिए चली गई। तो ऑब्वियस बात है जो उनके फार्मर्स हैं वहाँ उस एरिया के, तो वो तो एजिटेट होंगे ही ना, राइट पे आ गए थे। Particularly during droughts, interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multi-purpose project. क्योंकि जो multi-purpose project बनाए जाते हैं सिर्फ एक स्टेट में नहीं होते, कई स्टेट को कवर करते हैं। ऑब्वियसली अब स्टेट वाइज भी क्या है कि हर एक को अपना अपना प्रोपोर्शन चाहिए। अब उस जो कॉमन जो है डिस्प्यूट जो है वो क्या है बिल्कुल कॉमन हो गया, हर स्टेट को अपना अपना, हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे स्टेट को मिले। तो स्टेट वाइज भी क्या है डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक अच्छे बेनिफिशियल उसमें जा रहा था बट अब उसका क्योंकि ज्यादा होने लगा, हर जगह यूज होने लगा, तो अब वो क्या हर एक को एक्सपेक्टेशन ज्यादा, हर एक को मैक्सिमम अपने लिए ही बेनिफिट चाहिए, दूसरे का नहीं चाहिए। Do you know that the Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh? क्योंकि कृष्णा जो गोदावरी के जो डिस्प्यूट है वो किस दो स्टेट के बीच में है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि सबको वाटर एक रिवर दो स्टेट में फ्लो कर रही, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे इसका डिस्प्यूट होना ही होना कि किसको ज्यादा मैक्सिमम क्या है अपने एरिया में चाहते हैं। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस विल रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियस बात है क्योंकि हर जगह क्या है मल्टीपर्पज है, प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो सबको मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो अपने ही स्टेट में चाहिए। हियर इज द मैप, यू कैन सी कि अलग अलग स्टेट वाइज रिवर्स पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यू कैन रीड इट, अपने आप से पढ़ लीजिएगा और जब हम पढ़ रहे थे तो इसको साथ में कोरिलेट करिए, तो इट विल बी गुड फॉर यू। किस स्टेट की बात करें, कौन सी रिवर है, इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो कौन सा किस रिवर पे कोरिलेट करेंगे, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। Most of the objections to the project arose due to their failure to achieve the purposes for which they were built. क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है हम एक प्लान करके चलते हैं कि हमें ये चीजें अप्रोच कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, हाँ ये चीजें इससे हमें इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ये हमारी प्रॉब्लम के इश्यूज हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये प्लानिंग हो जाए, प्लानिंग एग्जीक्यूट जब करने चलते हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाती है जैसा हम चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हम जो सोच करके जो चाहते हैं वो हमारा अचीव नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो पर्पस अचीव नहीं हो पाता है, दैट्स वाई हमें प्रॉब्लम आती है। Ironically, the dams that were constructed to control flood plains were triggered floods due to sedimentation in the reservoir. अब जो फ्लड प्लेन्स के लिए जो फ्लड को कंट्रोल के लिए बनाए गए थे क्योंकि वो सेडिमेंट क्या है हमेशा हर ईयर्स वो सेडिमेंट बढ़ता जा रहा है, तो क्या है वाटर जो है सेडिमेंट बढ़ने की वजह से फ्लड कंट्रोल के लिए रिजर्वायर बनाएंगे, बट अब वही डैम अब ओवर होने की वजह से सेडिमेंट कलेक्ट होने के बाद नीचे बेड्स उसके बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं, तो वाटर का इनफ्लो ज्यादा होता जा रहा है। तो डैम्स का वर्क जो पर्पसली जो किया गया था वो अचीव नहीं हो पा रहा है, फ्लड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है।
Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. Rainfall excessive हो जाएगा, channels में बहुत ज़्यादा, river के channel बहुत ज़्यादा water का excessive accumulation हो जाएगा, तो obvious बात है वो control नहीं हो पाता है. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. क्योंकि ये flood का scene है. कैन सी कैप्शन दिखाया है न्यूज़पेपर का. और आए दिन आपके जब रेनी सीजन होता है थ्रू आउट इंडिया, नॉर्दर्न पोर्शन में मैक्सिमम आपको फ्लड प्रोन एरिया में दिखाई देता है कि वो डैम डैमेज हो गया है, तो उस एरिया में उस पूरा टाउन या विलेज पूरा बह गया है. तो जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जो जिस पर्पस को अचीव करने के लिए वो एट लास्ट अचीव होते हैं नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस हद तक की वो हमारे प्लानिंग जो करी गई है वो सक्सेसफुल हो रही है. फाइन, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.